अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और हमेशा हमेशा याद रखें कि आप सबकी और मेरी भी इवन और हर पाकिस्तानी शहरी की ये जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सकता है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश करें चीज़ों को। अगर हम यही सोचते रहें कि कोई और नहीं करेगा तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो कभी भी हमारी सोसाइटी इंप्रूव नहीं कर पाएगी। इसलिए हमेशा अपने कंट्रीब्यूशन का ख्याल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और बाकियों की जिम्मेदारी तो हम नहीं दे सकते, बट अपनी जिम्मेदारी खुद लें और बेहतर तरीके से इनपुट करने की कोशिश करें चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकम्मल बीमार पुरसी यानी अयादत ये होती है कि आप मरीज़ की पेशानी पर हाथ रखें या उसके हाथ पर हाथ रखकर आप उससे पूछें कि आप कैसे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो बीमार पुरसी यानी अयादत इसके बारे में बता दिया कि ये बेहतरीन तरीके से कैसे हो सकती है। इंसान का जाना भी, दूसरे से हाल अहवाल पूछना, बीमार की इयादत करना, ये बज़ाते खुद बड़ा अच्छा अमल है और ये एक मोहब्बत का इजहार भी है। लेकिन जब आप किसी मरीज़ के पास जाते हैं और उसकी पेशानी पर आप हाथ रखते हैं तो और आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो ये दर हकीकत आपकी मोहब्बत का इजहार है। और इसी तरह उसके हाथ पर हाथ रखकर आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, यकीन कीजिए कि उसकी आधी बीमारी और तकलीफ़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि मरीज़ बीमार हमेशा हमदर्दी चाहता है, मोहब्बत चाहता है। जब उसे आपकी तरफ से हमदर्दी और चाहत और खैरखाही मिलती है तो उसकी आधी बीमारी वैसे ख़त्म हो जाती है, यानी वो अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। यानी इस हदीस का अगर हम जायज़ा लें और इस पर गौर व फिक्र करें तो हमें ये मालूम होता है कि एक नफ्सियाती पहलू भी होता है इंसान की शख्सियत का। यानी वो बीमार, वो मरीज़ के जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, किसी हद तक मायूस भी है, नाउमीद भी है, दुखी भी है, गमगीन भी है। चूँकि वो बीमार है, आप उसके पास जाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसके पेशानी पे हाथ रखते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको इससे कितनी राहत और कितनी ठंडक और कितना सुकून उसको मिलता होगा। तो इसलिए बीमार की इयादत कीजिए, बीमार पुरसी कीजिए और जाइए, पूछिए और इसी मोहब्बत के साथ उसका हाल पूछिए। तो आप देखिए कि जहाँ वो आपसे खुश होगा मरीज़, तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे कितना खुश होगा। और इसका इजहार तो फिर आखिरत में होगा कि जब अल्लाह आपसे कहेगा कि मेरे बंदे की तुमने इयादत की, उसका हाल पूछा, तो मैंने उसी खुशी में आज मैं तुम्हें यह इनाम या ये इकराम और ये अज्र और सवाब तुम्हें देता हूँ। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करते रहें कि एज अ पर्सन अपने आप को बेहतर करते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने बारे में इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसी नई आदत है जो कि आप अपनाना चाहते हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कभी भी कोई चीज़ के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता, ज़्यादा देर नहीं होती। अगर आपको लगता है आप कोई भी नई चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं तो उसको लाजमी तौर पर ऐड करें। अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज को ऐड करना चाहते हैं, आप हेल्दी ईटिंग को ऐड करना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि इससे पहले आप किस तरह से रह रहे थे। आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि आपने वो चेंज किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर आना है और आहिस्ता आहिस्ता वन डे एट अ टाइम लेकर चले, वन स्टेप एट अ टाइम। कोशिश करें कि एक मील को पहले बेहतर करने की कोशिश करें या 10 मिनट वॉक करना स्टार्ट करते हैं और उसी हैबिट को फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत दफ़ा हम लोग बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हम कर नहीं पाते हैं। तो वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलें चीज़ों को और लाजमी तौर पर कोई भी चीज़ बदलना कभी भी बहुत देर नहीं होती है, कभी भी बहुत पहले नहीं होती है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम।
जी बिल्कुल शहर फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही फैसलाबाद का मौसम जो है उसमें तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। फिजाई आलूदगी जहां बढ़ रही है तो वहीं शहर फैसलाबाद में आइंदा कई दिनों तक जो है ना बारिश बरसेगी ना ही बादल बरसेंगे, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। तो फैसलाबादी जो है इस बात की एहतियात करें कि जहां इतने महीनों बाद सर्दी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं तो इस सर्दी के मौसम में जो है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें ताकि खुद को इस सर्द से जो है सर्दी से बचाया जा सके और साथ इस मौसम को एंजॉय भी किया जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने की वजह से जहां फैसलाबाद का मौसम जो है वो बदल रहा है तो वहीं उसके साथ साथ फैसलाबादी जो है एहतियात करें, क्योंकि मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क और सर्द रहने वाला है। हवाएं चलने का सिलसिला किसी हद तक जारी रहेगा, लेकिन बादल और बारिश जो है वो नहीं बरसेंगे, तो इसलिए अपनी एहतियात करें। और इसके साथ साथ आइंदा 24 घंटों में बारिश भी नहीं होगी, तो अपनी एहतियात करें और सर्दी के मौसम को जो है गर्म कपड़ों के साथ खुश मेवाजात के साथ एंजॉय करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है, और अगर आप डेफिनेटली अपने आप को कवर करके रखें, बिकॉज आई थिंक जब ये शिफ्ट हो रहा होता है मौसम उस वक्त पे सबसे ज़्यादा बीमार होने का खदशा होता है। तो आप कोशिश करें कि बाहर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई शॉल या जैकेट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो लाजमी तौर पर बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली ना लें। इसके अलावा गर्मी हो या सर्दी हो, आई थिंक कुछ हैबिट्स आपकी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सर्दियों में महसूस नहीं होता, बट एक्चुअली में आपने उतना ही पानी इस्तेमाल करना होता है, चलें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, बट लाजमी तौर पे एक टन पानी की बोतल, नीम गर्म पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें और थ्रू आउट द डे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। उसके अलावा सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और दिन के थ्रू आउट हर कुछ घंटों के बाद सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते रहें। और चलेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ नेक्स्ट। एंड आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, 55% फीस तलबा फेल। सरकारी स्कूलों में उस्तादजा की कमी, तलबा को मुश्किलात का सामना। जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे इन टॉप स्टोरीज के हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ इफ्तिखार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO एजुकेशन फैसलाबाद है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जहांगीर में बात करी थी, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और 55% तलबा फेल हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और आई डोंट थिंक कि इसमें सारा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर जाएगा। क्या रीजंस रहे इस रिजल्ट के पीछे? अच्छा फातिमा, देखिए फर्स्ट ईयर हो, नाइन्थ हो, इनका रिजल्ट हमेशा एक तो पुअर आता है, ये तो बात हर साल होती है, लेकिन इस साल नाइन्थ का और फर्स्ट ईयर का कुछ ज़्यादा तवक्को से भी ज़्यादा वो बिलो रहा, क्योंकि हर साल नॉर्मली 50% तक या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब ज़्यादा नीचे हो गया। 50% से अगर नाइन्थ का बात करें तो वो 43 था, तो 7% डिक्रीज हुआ है। अब अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो 50 से 45 पर आया है, तो वो भी 5% मजीद कम हुआ है पिछले सालों की निस्बत। एक रीज़न तो इसकी ये भी है कि बोर्ड ने कहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम डाटा सिस्टम से निकल के जाएंगे अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अब पिछले साल इसमें शामिल किया गया 30% पोर्शन ऐसे सवालात का जो कि एज इट इज़ किताब से स्टेटमेंट नहीं होगी, उसको थोड़ा सा आपने अपने अंदाज से डिफरेंट तरह से सवाल पूछना था बच्चों से, तो एक तो इफेक्ट ये भी पड़ा। उसके अलावा 2 साल कोविड के, ये वो बच्चे थे जो पिछले 2 साल पास होते रहे, मेहनत कम की, पास होते रहे और इनके पास स्मार्ट सिलेबस और इस तरह की चीज़ें थी। जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो मैट्रिक इन्होंने तकरीबन 2 साल इसी तरह गुजारा, और जो 9th में अपीयर हुए वो तो पहले ही 8th का वैसे ही बोर्ड का ख़त्म हो चुका है जो पैक के तहत लिया जाता था, तो इसलिए 9th का इसलिए पुअर आता है कि वो बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम होते हैं, और फर्स्ट ईयर का इसलिए कि वो स्कूल और कॉलेज लाइफ डिफरेंट थोड़ी सी होती है, तो वो भी एक इसमें जो काफ़ी अमल दखल होता है उसका। उसके अलावा नो डाउट हमारे जो कोविड के असरात हैं वो इसी तरह रिजल्ट पर कई साल आगे नज़र आते रहेंगे। इससे आगे और गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है कि आप रटा सिस्टम को ख़त्म करके अंडरस्टैंडिंग बच्चों की जज करेंगे।
अगले साल ये पोर्शन 50% हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि टीचर को अभी से उसकी तैयारी करनी होगी कि अब तो रिजल्ट आ गए 9th के और फर्स्ट ईयर के, इन बच्चों ने जब आगे सेकंड पार्ट में जाना है 10th में और सेकंड ईयर में, वहाँ इससे भी ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है कि एक तो पिछली सप्लियाँ उन बच्चों ने क्लियर करनी है, और उसके अलावा अगले साल जो उनके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं या पार्ट 2 के आने वाले हैं, उसमें मज़ीद पोर्शन 20% इंक्रीज़ होगा अंडरस्टैंडिंग का। तो अब बच्चों को, टीचर्स को थोड़ा सा रट्टा सिस्टम और वो उस चीज़ों से निकल के अंडरस्टैंडिंग की तरफ आना होगा, क्योंकि बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि बहुत हमने 1100 नंबर दिए, अब आगे आहिस्ता आहिस्ता वो कोविड में जैसे हमने देखा कि 1100 में से 1100 नंबर आए बच्चों के, अब नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फ्यूचर में 1100 में से 1100 नंबर आएंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जा रही हैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ, और नॉलेज बेस जो है वो उसको लिमिटाइज किया जा रहा है। तो इससे अगले साल मज़ीद चैलेंजिंग होगा टीचर के लिए, बच्चों के लिए। और इस हवाले से यकीनी तौर पर हमारे जो टॉप स्टोरी में बताया कि साजा की कमी, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे स्कूल में अगर टीचर पूरे नहीं होंगे तो किस तरह से बच्चों की क्वालिटी, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर ओवरऑल रेशो देखें तो वो 40 बच्चों पे एक टीचर की बन रही है, लेकिन किसी स्कूल में बहुत कम टीचर है, वहाँ पर 100 बच्चा एक क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, और कहीं पर वो तादाद भी है कि हमारे यहाँ 15-20 बच्चों पे एक टीचर भी मौजूद है, ऐसे स्कूल भी हैं। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि इसको रैशनलाइज करने की भी ज़रूरत है कि टीचर जहाँ पर हैं उनको उन स्कूलों में भेजा जाए जहाँ पर नीड है, क्योंकि जहाँ पर अगर 100 बच्चा एक क्लास में बैठा है तो वो बच्चों के साथ भी ज्यादती है और टीचर के साथ भी ज्यादती है। तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को रैशनलाइज करना चाहिए ताकि बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो और जहाँ पर टीचर की ज़रूरत है वो भी उसको देखा जाए। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कमेंट करें, आपके ख्याल में जिस तरह जहांगीर ने डिफरेंट रीजंस की बात की, कोविड का जो पीरियड था स्पेशली, क्या आपको भी लगता है कि उसी की वजह से ये रिजल्ट आया? बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। रिजल्ट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ये किसी एक फैक्टर के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते। इसमें टीचर कंट्रीब्यूट करता है, इसमें पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें आपका सिलेबाई जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, और सोसाइटल जो इश्यूज होते हैं वो सारे इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछला जो ईरा गुजरा चंद सालों का, उसमें चूंकि कोविड की वजह से स्कूल कभी खुल गए, कभी बंद हो गए, कभी ये आधे बच्चे आ रहे हैं, कभी आधे नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक जो डाउनफॉल है वो आया है बच्चों के अंदर। और ये जैसा जहांगीर अपना फरमा रहे थे, ये डाउनफॉल आगे वाले कुछ सालों के अंदर नजर आता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर बच्चों को हम प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे पाए तो हमने उस गैप को ब्रिज नहीं करना है। पहले से हमारे जो उस्ताज़ा हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से ज़्यादा हो गई हैं। अब उनको जो पीछे कुछ चीज़ें रह गई हैं वो ब्रिज भी करनी है, और आगे बाकी जो जैसे जहांगीर फरमा रहे थे कि जी स्विच ओवर हो रहा है, ये नॉलेज बेस्ड अब नहीं रह रहा, तो जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना राइट डायरेक्शन पे चला हुआ है। हमने टीचर्स की ट्रेनिंग्स जो है वो शुरू करवाई हुई हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम साथ में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कायदा है वहाँ पे हम प्राइवेट स्कूल्स को एंगेज करने जा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, ताकि उनको भी बताया जा सके कि फ्यूचर में हमारे बच्चे की अपना रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमने उसको कैसे मीट विद करना है। जहाँ तक उस्ताज़ा की कमी का अपना है तो आपके बिल्कुल सामने है, पिछले सालों में चूँकि ये रिक्रूटमेंट्स हुई नहीं है, उस पर मुख्तलिफ अपना इशूज़ रहे। लेकिन जहाँ तक हेड का ताल्लुक है तो वो तो चूँकि 19 और 20 में प्योरली प्रमोशन बेस्ड हम लोग होते हैं, तो हमारे वर्क फुटिंग बेसिस पे डिपार्टमेंट जो है प्रमोशन के केसेस को अपना देख रहा है। टीचर्स की प्रमोशंस भी साल में 2 दफ़ा मैंडेटरी कर दी गई हैं और हमें मॉनिटर किया जाता है, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो गैप प्रमोशंस के थ्रू फिल किया जा सकता है वो डेफिनेटली फिल होगा, और बाकी इंशाल्लाह साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने टीचर्स को जो है वो ट्रेन कर सकें। अच्छा जहांगीर, और आपने एक बात की इफ्तिखार साहब सोशल इश्यूज़ के हवाले से, आई थिंक जहांगीर ये बहुत सच है कि हमारे यहाँ डिफरेंट फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस में या ओवरऑल रिजल्ट्स हमारे किस तरह से आते हैं, बट सोशल इश्यूज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर करंटली बात करें इन रिजल्ट्स के अंदर किस तरह के सोशल इश्यूज़ का इनपुट हो सकता है? अच्छा, सोशल इश्यूज को छोड़ के अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा आपने जो मोबाइल बच्चों को दे दिया ना कोविड के नाम पे, वो उसने भी एक इम्पैक्ट डाला है रिजल्ट पे। उसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब है, बच्चे भी डिस्टर्ब हैं और तालीमी इदारों का माहौल भी डिस्टर्ब है। अब जो फर्स्ट ईयर की क्लास आई है ये कोविड के बाद से,
और इसकी कंप्लेन भी ज़्यादा है बिहेवियरल इश्यूज़ के हवाले से। उसमें ये वजह है कि इनको आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया था, 2 साल मोबाइल दे दिए बच्चों को और इनकी सोशल लाइफ बाउंड कर दी, और बड़ा जैसे वो था कि सोशली आप डिस्टेंस पे रहें और ये करें वो करें। तो आप क्या हुआ कि अब बच्चे जो हैं उनमें एग्रेशन भी ज़्यादा हो गया। अब हमारी सोसाइटी में हमें एग्रेशन भी ज़्यादा नज़र आता है, और बच्चे हर वक्त जो मोबाइल है ना, वो हमने अब बच्चों को अब थमा दिए हैं। पहले होता था तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तो अब भी है, लेकिन हमने जो कोविड के नाम पर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल थमा दिए हैं, अब वो वापस नहीं लिए जा सकते। अब उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोशल लाइफ पे पड़ रहा है, हमारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं बच्चों के बिहेवियर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तालीमी इदारों में कि बच्चे अब उतना ज़्यादा टीचर को ओबे नहीं करते, उतना ज़्यादा वो पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो जो पाबंदियाँ हमने 2 साल उन पर लगाए रखी, अब वो सारा जिस तरह स्प्रिंग पे एक प्रेशर आता रहा है, तो 2 साल प्रेशर में रहे तो अब वो फट पड़े हैं। तो अब हमारे तालीमी इदारों में कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही हैं बच्चों के बिहेवियर के हवाले से, और वो सारा उसी वजह से कि हमने सारा उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट करके मोबाइल वाला एक्सपेरिमेंट किया, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। मतलब हम उसको, मैं तो कामयाब नहीं कह सकता ओवरऑल, लेकिन हमने वो ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में जो क्रिएट हुआ था हवा, तो उससे निकलने के लिए हमने मजबूरन उसको अडॉप्ट किया। लेकिन हम चूँकि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है हमारा बच्चा, हमारा टीचर, हमने मोबाइल को कभी भी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया, ये कड़वा सच है। तो आज भी बच्चे जब उसको मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको कहें कि वो जिस तरह 4 घंटे बैठ के पढ़ सकता था किताब लेके, मोबाइल पे 4 घंटे पॉसिबल नहीं है कि पढ़ सके। अब उसमें से 4 घंटे अगर पढ़े तो मैक्सिमम वो आधा घंटा अपनी वो को देख सकता है, अपनी क्लास या ऑनलाइन या कोई। मोबाइल पे आप मुसलसल एजुकेशन को नहीं देख सकते। तो उसने सारा आपका वो, मैं समझता हूँ, बेड़ा गर्क कर गया है बच्चे के, जो उसकी नॉलेज की तरफ जाने का था, उसकी टीचिंग का था, और उसका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है ना, वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से। एंड अटेंशन स्पैन आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जब सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो कुछ मिनट का होगा या कुछ सेकंड्स का होगा इनफैक्ट एट टाइम्स, एंड जब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे वो 1 या 2 घंटे का होगा। तो आई थिंक इसमें 2 फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं कि एक तो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, और कि हमारे जो लेक्चर्स हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो क्लासेस हैं वो उसी तरह से चलती आ रही हैं जिस तरह से पहले थी, और वो उनको किसी भी तरह से और इंटरैक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं की गई। अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, जो रिप्लेसमेंट है मीडिया के थ्रू, ये मोबाइल जिस तरह जहांगीर बता रहे थे, ये इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। मसलन मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जो मेरे अंदर फीलिंग्स है मेरे बच्चे के अंदर भी वैसे ही ट्रांसमिट हो जाए। तो एक जो मीडिया होता है ना सामने बिठा के बच्चे को टीच करने का, जो आई कांटेक्ट होता है, उसके जो आप फेशियल फिगर्स देखते हैं, आप उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं कि जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कन्वे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सामने बैठ के आप मॉनिटर बच्चे को कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे आप बच्चे को मॉनिटर नहीं कर पा रहे कि जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो एज सच कन्वे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप उसको गेज भी नहीं कर पा रहे एट दी एंड क्लास, जब आपकी ओवर होने लगती है तो आप क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है कि बेटा आपको समझ आई है नहीं आई है, किसको कितनी समझ आई है, तो वो गेज नहीं हो पाता। एक तो ये फैक्टर अपनी जगह पे, इंसान का रिप्लेसमेंट ये मशीनरी नहीं हो सकती। दूसरा जो अपना जहांगीर जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल तो इससे डिफरेंट है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो मोबाइल तक जिनकी एक्सेस थी। शहरों में ये हो सकता है बच्चों को एक्सेस हो, मेरे तो देहात के अंदर आज भी मैं अगर बैंगी की एक्टिविटी मुझे सेंड करना हो तो मेरा उस्ताद ये कहता है कि वहाँ पे तो एक्सेस ही नहीं है, मैं घर आके करूँगा। फिर हमारी जो डिफरेंट फैमिलीज हैं उनकी जो अपना अर्निंग्स हैं, क्या वो इसको सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कितनी फैमिलीज के पास हैं, कितने बच्चों की एक्सेस में हैं या नहीं है, ये अलहदा से एक स्टोरी थी, और उसने जितना डैमेज किया बच्चे को, ये आने वाले वक्तों में ये चीज़ें खुल के सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल हम चूंकि उस्ताद हैं, हमने इसको ब्रिज करना है और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। सवाल बेसिकली इफ्तिखार खान साहब से है कि फर्स्ट ईयर में खराब रिजल्ट आने की आपकी नजर में क्या एक वजह ये नहीं है कि खवातीन टीचर की जो पोस्टिंग है वो उनके घर से 40-40 किलोमीटर दूर
कर दी जाती है, और जब वो तबादला कराने के लिए जाती है तो उनको जवाब ये दिया जाता है कि हमारी पॉलिसी नहीं है, ये 3 साल के लिए बैन है। ये चीजें कब ठीक होंगी? मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, एक ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जो ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये ज्यादती हो रही है जनूबी पंजाब के उन इजला में जो लाहौर से, जो इस्लामाबाद से, जो फैसलाबाद से बहुत दूर है, जहाँ पे ना मीडिया का सिस्टम इतना एक्टिव है, ना वहाँ पे सीओ एजुकेशन साहब विजिट करते हैं, ना वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपकी नजर में ये रीजन वैलिड हो सकती है कि फर्स्ट ईयर के, मैट्रिक के या उससे भी नीचे क्लासेस के जो रिजल्ट खराब आने की बेसिक रीजन है वो ये है कि एक खातून 2 घंटे सफर करेगी, घंटा जाने में, घंटा आने में, और वो अपने बच्चों को भी संभालेगी और वो स्कूल के बच्चों पे प्रॉपरली ध्यान दे पाएगी उनकी एजुकेशन के सिलसिले में। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब की तरफ जाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हमारे कॉलर जो कि हमारे साथ मौजूद थे, उनका सवाल था टीचर्स के ट्रांसफर्स के हवाले से, एंड किस तरह से पहले तो उनको जो अलॉट किए जाती हैं पोजीशंस वही अच्छी नहीं होती हैं, 40 किलोमीटर तक की उन्होंने बात की। उसके अलावा जब उसको तब्दील करवाना चाहें तो वो कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं है। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। बहुत शुक्रिया जी। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि जितना फासला कम होगा, टीचर जितना मेंटली और फिजिकली सेफ होगा, उसे अपना जितनी फटीग कम से कम होगी, उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर आएंगे। इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो क्या ये स्टेशन हमने खुद से सिलेक्ट किया होता है या डिपार्टमेंट ने दिया होता है? तो देखा यह जाता है कि जब पोस्टिंग्स होनी होती हैं, जब सिलेक्शंस होनी होती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक पोस्ट पे अगेंस्ट 100 50 60 कैंडिडेट्स होते हैं। उस वक्त तो वो ऑप्ट करता है कि ठीक है जी, मैं यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन बाद में जब उसे पोस्टिंग मिल जाती है तो फिर वो इफ्स एंड बट्स के चक्कर में आ जाता है। तो देखने वाली तो चीज़ यही होती है कि इनिशियली जब आप पोस्ट होने जा रहे हैं तो क्या उस वक्त ये पोस्ट आपको सूटेबल है या नहीं है। बाकी अपना जहां तक है कि जी वो फासले को रिड्यूस होना चाहिए, तो ग्रेजुअली जो पोस्ट खाली होती हैं, जो स्लॉट्स खाली होती है, उसके अगेंस्ट हमारा ई बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी है। जो लोग उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं वो यकीनन अपने घरों के करीब आ जाते हैं। जहांगीर, जिस तरह से इन्होंने बात की, एजुकेशन सेक्टर में और भी डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं जिसमें ऑफ कोर्स इनफ टीचर्स का ना होना भी मौजूद है। उसके अलावा एक टीचर को बहुत बड़ी क्लासेस अलॉट कर देना, फंडिंग और रिसोर्सेज की कमी होना, बजटिंग का इशू होना, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो मामूली खर्चे हैं जो कि स्कूल या एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो चाहे ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, एक सर्टेन एज के बाद के बच्चे जो हैं वो कमाना शुरू कर देंगे, घर में पैसे लाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हमारे मुल्क में मौजूद हैं एजुकेशन सेक्टर को लेकर। उस हवाले से क्या इकदाम आने वाले वक्त में किए जा सकते हैं? अच्छा, अब देखें, फ्यूचर जो है ना वो ये डिग्रियों से निकल के आ रहा है। बच्चों को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाएं। हमारा बच्चा अगर वो सिर्फ नंबर ले जा रहा है, लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम दी जाए उसको सॉल्व ना कर सके, तो वो मेरा ख्याल है कि वो फेलियर है सारे सिस्टम का। स्कूलिंग के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बच्चा पैसे कमा कर लाए। ये हायर एजुकेशन में जाने के बाद पेरेंट की तवक्कुआत होती हैं कि वो अगर मास्टर्स कर रहा है, बीएस कर रहा है, तो उसके फौरी बाद वो अर्न करके लाए। स्कूलिंग एक बिल्कुल बेसिक है कि आप बच्चे को सिर्फ उसको रहन सहन और उसकी डीलिंग और उसका बिहेवियर, उस चीज़ को देखते हैं और वो नताइज एक्सपेक्ट करते हैं कि मैट्रिक तक का बच्चा जो है वो इस तरह से हो। बाकी हमारी जो लाइफ, इसको हम इकोनॉमी से अगर जोड़ें तो वो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से बाद में एक्सपेक्टेशन पेरेंट की जाती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बर्डन आ रहा है हमारा बच्चों पर, वो अगर आप एजुकेशन फ्री की भी बात करें तो पिछले दिनों हमने एक स्टोरी हाईलाइट की कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसपोर्ट की वजह से अपनी एजुकेशन या तो छोड़ जाते हैं या किसी न किसी करीब के इदारे को प्रेफर करते हैं। क्वालिटी फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब देखिए, फैसलाबाद के एक स्कूल की हमने बात की थी
कि मेन उसको 2 रोड लग रहे हैं, नरवाला रोड और जंग रोड, लेकिन ट्रांसपोर्ट ना होने के बाद एक एक बच्चे पे 3 से 5 हज़ार पेरेंट का खर्चा आ रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल में जिस पेरेंट को अपने बच्चे पर 3 से 5 हज़ार ट्रांसपोर्ट पे लग जाए तो वो कोशिश करेगा मैं अपने घर के करीब किसी और स्कूल में बच्चे को डालूं जहां पर बच्चा वॉकिंग डिस्टेंस पे चला जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट का कभी ख्याल नहीं किया बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छतों पे बैठ के बच्चे सफ़र करते हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के, हादसात आए रोज़ होते हैं, लड़ाई झगड़े आए रोज़ होते हैं कंडक्टर्स के साथ। और ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ जो दूसरी चिंगसी रिक्शा है वो वैसे ही पेरेंट के लिए ज़ाहिर बात है अफोर्डिंग नहीं है। देखने में लगता है कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, लेकिन वो अगर आप महीने पे जाएं तो प्राइवेट स्कूल की फीस से ज़्यादा उसका खर्चा बन जाता है उस बेचारे पेरेंट का जो फ्री एजुकेशन के नाम पर गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाह रहा है अपने बच्चे को। उससे फिर क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि मैं इसको वहाँ से स्विच ऑन कराऊँ, जो मैं 3-4 हज़ार रिक्शे पे या चिंगसी रिक्शे पे या किस तरह देना है बच्चे को, वो करीब तरीन किसी। तो हमारे यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं पे क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो उसमें कई दूसरे ऐसे सेगमेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका वो एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो जाहिर बात है आपके पास अप्रोचेबल है, हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला है। गवर्नमेंट का हर गली मोहल्ले में स्कूल नहीं है और शायद इतने ज़्यादा तादाद में स्कूल हो भी नहीं सकते गवर्नमेंट के, क्योंकि पहले से जो स्कूल मौजूद हैं उनमें सहूलियात आज तक पूरी नहीं हो सकी। कमरे हमारे पास पूरे नहीं हैं, फर्नीचर हमारे पास पूरा नहीं है, टीचर हमारे पास पूरे नहीं है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है स्कूल हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि नए इदारे बनाने के बजाय अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे फोकस करके बच्चों के लिए कोई स्कूल छुट्टी और लगने के वक्त अगर ट्रांसपोर्ट फ्री कर दें मेन रूट्स पर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट का ये सॉल्व हो सकता है। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, स्पेशली जिस तरह हमारे कॉलर ने भी बात की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिहाज से, और आई एम श्योर कि इसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से और बहुत सारे इश्यूज होंगे जो कि टीचर्स को एंड फिर स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। उनके वाले से आपके ख्याल में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है और क्यों अभी तक हल नहीं किया गया? ट्रांसपोर्ट यकीनन मैटर करती है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। वंस जब मैं लाहौर में पोस्टेड था तो मैंने डीपीएस के हवाले से एक क्वेश्चन पूछा कि डीपीएस में जो बच्चे मैट्रिक में पोजीशंस लेते हैं क्या वो इंटर में डीपीएस के पास ही रह जाते हैं? तो सवाल का जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये 1 साल का नहीं था, ये मुस्तकिल हिस्ट्री है इंस्टीट्यूशंस की कि जब मैट्रिक कर लेते हैं बच्चे, या आप नीचे वाली इंस्टीट्यूशंस को भी देखें तो पेरेंट्स फिर प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे अदारे में जाए, तो स्विच ओवर करते हैं। तो जब आप अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें फिर डेफिनेटली अपना ट्रांसपोर्ट तो दरमियान में इन्वॉल्व होगी होना तो ये चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मेरा तमाम अदारे एक जैसे ही हो जाए। क्योंकि जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग एक जैसी देंगे, टीचर्स अगर तमाम जगहों पे मौजूद होंगे तो फिर ये ट्रांसपोर्ट वाला इशू अदरवाइज ही नहीं आएगा कि आपके डोर स्टेप पे अगर स्कूल मौजूद हो और वो भी वही तालीम दे जो कोतवाली वाला दे रहा है, तो बच्चा कोतवाली क्यों जाएगा? बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अफजल बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि 9 का रिजल्ट इस दफा इतना गंदा आया कि कई बच्चे देखे मैंने, रीचेकिंग के दौरान 100% में नहीं तो 45% बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं। इसकी क्या वजूहत है कि आपकी जो पेपर है 9 क्लास के वो अच्छी तरह चेक नहीं हुए, और इतनी सैपली इतना गंदा रिजल्ट की क्या वजूहत है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है फैसलाबाद शहर से, जिनका कहना था कि ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की और रीचेकिंग के हवाले से भी जहांगीर वो बात करते हैं। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। तालीमी बोर्ड जब भी रिजल्ट अनाउंस करता है उसके साथ ही एक अनाउंसमेंट आती है कि जो बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं हैं वो 15 दिन के अंदर अपने पेपर रीचेक करवा लें। अच्छा, अब होता यह है रीचेकिंग के नाम पर सिर्फ रिकाउंटिंग होती है। ये एक कड़वा सच है कि आपने सिर्फ अपने पेपर में ये देखना है कि जमा तफरीक सही हुआ है कि नहीं, जो नंबर लगे हैं, या कोई क्वेश्चन अनमार्क तो नहीं रह गया। ये शिकायत आती है कि जनाब मेरा क्वेश्चन ठीक था, उस पर टीचर ने क्रॉस कर दिया, मेरा क्वेश्चन ठीक था, उस पर नंबर कम दिए। तो ये आप चैलेंज नहीं कर सकते। अदालत का फैसला है कि टीचर ने जो नंबर लगा दिए उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो उसने लगा दिए।
अब ये होता है कि उसमें अगर कुछ बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, ये 45% बता रहे थे, इतने नहीं बढ़ते, 20 से 25%, अगर मैंने एक जो डाटा किया था एक स्टोरी, उसमें तकरीबन 20% के करीब बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। उसमें ये होता है कि कैलकुलेशन, देखें ह्यूमन एरर है कि इंसान है, जमा तफरीक में उसको गलती हो जाती कि अगर उसमें भी ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते, कोई 2-4 नंबर का फ़र्क होता है कि अगर जिनके बड़े भी हैं ना उनके इतने 2-4 नंबर ही बड़े हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं बढ़े। तो उसमें वही बात होती कि उसका कोई नंबर ऐड ऑन नहीं हुआ, अगर उसने काउंटिंग की है तो एक आधे क्वेश्चन के नंबर ऐड ऑन होना रह गए थे। चेकिंग की अगर बात करें कि मेरा क्वेश्चन ठीक था, उसमें नंबर कम लगे, गलत लगे, तो उस बात को ना तो बोर्ड मानता है ना अदालत मानती है आपकी। तो इस हवाले से शिकायत ये रहनी है, ह्यूमन एरर है, इंसानों ने बैठ के चेक करने हैं, इसको जितना मर्जी आप बेहतर बनाने की कोशिश करें, इसमें गलतियां आनी है। लेकिन 1 लाख अगर बच्चा या 2 लाख बच्चे के पेपर चेक हो रहे हैं और उसमें सिर्फ आ रही हैं 1000-2000 रीचेकिंग की, तो ये भी फैक्टर है। लेकिन एक और इसमें फैक्टर है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए पेपर रीचेक नहीं करवा सकते, उसकी फीस इतनी ज़्यादा है। अगर किसी बच्चे को 3-4 पेपर चेक करवाने पड़ जाए तो 5-6 हज़ार लग जाता है उसका। एंड ये बहुत सच बात है, ह्यूमन एरर नॉर्मल है, बट ऑफ कोर्स आई डू थिंक शायद थोड़ी ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें एजुकेशन के हवाले से, एंड स्पेशली किस तरह से इस साल के रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। 55% से ज़्यादा बच्चे इस बार फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में। इसके अलावा अगर दूसरी क्लासेस के रिजल्ट की भी बात करें तो वो भी इम्प्रेसिव नहीं रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें जहाँ पर बच्चे 1100 में से 1100 नंबर तक ले रहे थे, तो उससे कंपेयर अगर आप करते हैं तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। और ये भी आई थिंक इससे हाईलाइट होता है कि किस तरह से शायद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स या तो प्रॉपर चेकिंग नहीं की जा रही थी या बहुत ज़्यादा लीनियंसी शो की जा रही थी, एंड उसको ग्रेजुअली कम करने की बजाय एक साथ जब इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन बच्चों पर होता है जो आगे अप्लाई करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। ऑफकोर्स आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ पर एंड अप करते हैं, किस कोर्स में आप एंड अप करते हैं, किस तरह से आप ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट था कि इस साल या किसी भी और साल की भी अगर आप बात करते हैं कि बच्चों को लीनियंसी अगर कम कर भी रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली नहीं होनी चाहिए थी, एकदम बच्चों के ऊपर ये बर्डन अच्छा से क्यों डाल दिया? अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो पहली बात तो ये कि मैं इस लिहाज से आप देखें कि सोसाइटी जो है वो बड़ी अवेयर होती जा रही है। अब हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं, हमें कॉलर्स भी अपना उस के ऊपर कमेंट दे रहे हैं, तो बच्चे के हवाले से अब पेरेंट्स जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं। सोसाइटी जो है वो अब वॉच डॉग का रोल जो है वो प्ले कर रही है। ऐसे ही उसातज़ा को या हमारे डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ दिया गया। एक तो ये पॉजिटिव साइन है कि हम जिसके ऊपर क्रिटिक्स ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा अपना पॉइंटिंग की जाती है, ज़्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं, तो इसका मतलब वो डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। अगर बिल्कुल सोया हुआ हो तो फिर तो उसके ऊपर लोग कमेंट भी नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक आपका अपना है ये वाला कि जी लीनियंट मार्किंग है, एक्चुअली मार्किंग लीनियंट नहीं है। सवाल ये है कि पहले हमारे से वो पूछा जाता था कि जी सुबह की सैर के फायदे लिखे या उसके ऊपर ऐसे लिखे, तो एक शेर असल अपना 2-4 सफ़ों का लिखा जाता था। अब वो कहते हैं कि जी इतने पॉइंट्स लिखे, कायदे आज़म के 14 नुकात में से 2 नुकात लिखे, तो आपने 2 नुकात लिख देने, 2 नुकात के आपको मार्क्स मिल जाने। तो अब चूंकि मूव कैलकुलेटेड थी और खुसूसी तौर पे साइंस के सब्जेक्ट्स में आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाने, आपने नहीं लिखा तो आपको नहीं मिलने। सिलेबस पहले भी यही था। पेपर का जब आपका मोड चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली उसकी की भी चेंज हो जाती है। अच्छा, उसमें इसमें भी एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफकोर्स जब आप पेपर पैटर्न को बदलते हैं तो अगेन आपको बच्चों के ऊपर आई थिंक एक्सेस और इतनी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए। जो ऑफकोर्स बच्चे हैं उनको एक साथ आप लेके चलेंगे, जो टीचर्स को आई एम प्रीटी श्योर अभी तक पैटर्न समझ नहीं आएगा, वो बच्चों को किस तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने से पहले डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि एक दिन का एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर
जिस तरह से इवन कुछ वक्त पहले भी हमारे शो में मौजूद थी इस साल की विनर, और आने वाले सालों में भी ये बार बार किया जाएगा। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है और आई थिंक जो प्रोसेस है वो भी बच्चों के लिए समझना मुश्किल है। अगर आप इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद का, और जिस तरह से इसकी प्रोजेक्शन हुई, आने वाले दिनों में हमारे लिए ये एक चैलेंज भी होगा कि इसको कैसे हमने लेके चलना है और कैसे एवेल्युएशन करनी है, क्योंकि इस साल तो 300 एप्लीकेशंस थी, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया बड़े आराम से। लेकिन जो हाइप मीडिया से इस एक दिन के डीसी को मिली, इसको सामने रखते हुए अब मैं फोर्स ही कर सकता हूं कि ये थाउजेंड्स की तादाद में एप्लीकेशंस होंगी। तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करेंगे। हमारे पास जो डाटा वगैरह होगा उसको किस तरह से हमने ऑनलाइन मॉनिटर करना है, हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। एक बात जो डीसी साहब के कहने के मुताबिक हमने इसी वक्त से कर दी है कि हमने वो क्राइटेरिया नोटिफाई कर दिया कि बच्चों को गेज किस पैटर्न पे किया जाएगा। और जैसा डीसी साहब ने ऑनलाइन भी, आपने भी वो अपना टिकर चलाया था, ऑनलाइन भी बताया कि ये वही क्राइटेरिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होता है। मतलब आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या परफॉर्म किया, उसके अलग से मार्क्स हैं। आपके स्पीच कॉम्पिटिशन्स में क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके अलग से मार्क्स हैं। आपका मेजर चंक जो है वो तकरीबन 40% के करीब एकेडमिक्स है, यानी आपका वो मैट्रिक वगैरह में आपकी क्या सक्सेस स्टोरीज रही हैं, उसके अलग से है। फिर आप पेंटिंग्स के हवाले से कोई डिविजनल लेवल पे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल, आपके प्रोविंशियल लेवल पे कोई आपकी अचीवमेंट्स है, तो उसके अलग से मार्क्स हैं। और फाइनली इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं। तो ये देखें 90% हमने बच्चे के ऊपर छोड़ा हुआ है, और 10% जो है वो इंटरव्यू में भी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट, कोई बहुत ज्यादा फिलोसफिकल चीजें नहीं पूछी जाती, बल्कि उसके चीजें सिंपली पूछी जाती है कि वो, या यूं समझ लें कि हमने अपना जो कमेटी वहां बैठी थी उसने गेज ये किया था कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है। ये कम देखा गया कि इसके पीछे मेमोरी कितनी है, कि सवाल का करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, ये शायद उतनी मैटर नहीं करती थी। लेकिन मैटर ये करता था कि वो जवाब दे कैसे रहा है, आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, चीजों को पोज कैसे कर रहा है। एक चीज बड़ी अपना थी वहां पे, जो यहां पे भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये वहां पे भी हमने तमाम बच्चों से ऑलमोस्ट पूछी थी। तमाम बच्चे जो थे वो सबसे पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, उनमें इंजीनियर कोई नहीं था। मोस्टली डॉक्टर बनना चाहते थे और उसके बाद वो कंपटीशन में जाना चाहते थे। तो हमने कुछ सवालों में कुछ कैंडिडेट से ये भी पूछा कि भाई अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है तो फिर डॉक्टर की सीट जाया क्यों कर रहे हैं, हमारे मुल्क की डॉक्टर तो ऑलरेडी कम है, तो आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट रख के क्यों नहीं अपना। तो उन्होंने कहा जी हम एवेन्यू जो है ओपन रखना चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर ना बन सके तो इधर चले जाएंगे, और अगर डॉक्टर बन भी गए तो फिर भी हम यहाँ पे वो डीसी वाला जो चार्म है उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो ये चूंकि अपना तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनका इक्वल राइट है, वो कहीं पे भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब को सर्च कर सकते हैं। अगर वो मेरिट पे पूरे उतरेंगे तो यकीनन अपना वो हासिल कर लेंगे। एक पॉजिटिव चीज जो इस वाले डीसी में है, पहले कंपैशनेट ग्राउंड्स पे डीसी और बाकी अपना जो वो बनाए जाते थे, ये प्योरली मेरिट बेस्ड डीसी था। और मैं एक चीज, आपने भी वो बच्ची का इंटरव्यू किया, यकीनन आपने देखा होगा, और मेरा ये ख्याल है कि उस बच्ची की रातों की नींदें खत्म हो गई होंगी, क्योंकि अब वो एक्चुअल डीसी बनने की कोशिश करेगी। तो अगर वो एक्चुअल डीसी बनने की कोशिश करेगी तो मुझे वो कायद-ए-आज़म वाला फरमान जो मैंने अपनी छोटी किताबों में पढ़ा हुआ था, जब उसकी बहन ने कहा कि भाई आधी रात हो गई है सो जाओ, तो उसने कहा अगर मैं भी सो गया तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो अब वो बड़ा आदमी बनने के लिए रातों को यकीनन जागेगी। ये जो थीम है या ये जो सोच है, ये हमने ना सिर्फ पूरे फैसलाबाद में उजागर किया बल्कि ये पूरे पाकिस्तान को दी। तो इस पे मैं समझता हूँ डीसी साहब एक दफा फिर मुबारकबाद के मुस्तहक है, हम उनको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और अगले साल भी ये ज्यादा पंप एंड शो के साथ ये डीसी जो है वो बनाएंगे। एक और चीज मैंने उस दिन भी कही थी कि अपने बच्चे को की सेलिब्रेशन, उसको डीसी बना के जो सेलिब्रेट किया गया, जो सल्यूट करवाए गए, वो इंटायरली डिफरेंट थे एक्चुअली डीसी से।
और ये डीसी साहब ने भी इस बात को माना कि जो प्रोटोकॉल्स इस बच्ची को मिले शायद रियल डीसीज को भी वो मुयसर नहीं है। एंड ये जहांगीर आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बच्चों को ना सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है देखने की कि हाउ इट फील्स टू बी इन दैट पोजीशन। आने वाले वक्त में किस तरह से इस तरह के और इनिशिएटिव्स को शुरू किया जा सकता है? अच्छा फातिमा, ये देखें, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन और ये ऐसी चीज़ें जो बच्चों को एक हौसला दें और एक टारगेट सेट कर दें। अब देखिए, जो बच्ची ये जैसे बता रहे थे इफ्तिखार साहब कि अब वो उसकी रात की नींद जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब उसको एक चैलेंज, एक टारगेट मिल गया है कि एक दिन की वो एजाजी डिप्टी कमिश्नर बन गई है, तो अब फ्यूचर में उसको कुछ बड़ा अचीव करके दिखाना होगा। तो उसके लिए ये और चैलेंजिंग होगी है लाइफ, और उसको स्ट्रगल और ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो बच्चे इस रेस में थोड़ा पीछे रह गए हैं, जैसे उसके कुछ दिन बाद ही एक तकरीब में टॉप 10 बच्चों को शायद से नवाजा गया, शील्ड्स दी गई कि आप भी इस दौड़ में 10 नंबरों में शामिल हुए। तो वो सारे बच्चे जो इस दौड़ में शामिल थे और जो करीब करीब रहे, और जो तो डिप्टी कमिश्नर बन गई मरवा बसरा, तो उन सब के लिए अब ये एक फ्यूचर में और एक चैलेंजिंग लाइफ है उससे आगे, कि अब उन्हें और ज़्यादा साबित करना है अपने आप को। देखिए, जब आप एक बार किसी जैसे हमारे क्या होता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस बच्चे के या बच्चे के 90%, 92%, 3% नंबर आ रहे होते हैं ना, वो भी रो रही होती है या रो रहा होता है कि मेरा नंबर कम आ गया जी, मेरी क्लास में इस मुझसे ज़्यादा नंबर है। तो अब देखें, हालांकि ये 90% तो कम नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट बच्चा भी अपना सेट कर लेता है कि यहाँ पर उससे नीचे आने में फिर उसको तकलीफ होती है। और ये चीज़ें जो हैं, हमें बच्चों को इस काबिल भी बनाना चाहिए कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये लाइफ है, लाइफ में हमेशा फ्लाइट अपवर्ड नहीं होती है, आपको अप एंड डाउन होना पड़ता है। आप हार्ट बीट का अक्सर एग्जांपल दिया जाता है कि वो अप एंड डाउन होती रहती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर ही जाना है, तो अप्स एंड डाउन लाइफ में इसको टैकल करना, इसको हैंडल करना, इसको डील करना। आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, मायूस नहीं होना, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है, जैसे अक्सर वो कहा जाता है कि जब किंग एडवर्ड में सारे जिला से टॉपर इकट्ठे होते हैं, तो अपने ज़िले का जो पहले नंबर वाला बच्चा होता है, वहाँ जाके वो 36वें नंबर पे चला जाता है, क्योंकि वहाँ हर ज़िले से एक एक टॉपर आया है, तो वहाँ आपको ऊपर नीचे जाना पड़ना है। तो इसलिए आपने कभी भी मायूस नहीं होना, अपनी स्ट्रगल, अपनी एफर्ट अपनी वो जारी रखनी है। और ये एक टारगेट मिल गया बच्चों को कि वो एजाजी डिप्टी कमिश्नर बनने के लिए आज से ही दौड़ लगा दें, क्योंकि क्राइटेरिया जो सेट कर दिया गया है उसमें उसके सिर्फ नंबर नहीं देखे जाएंगे। पहले क्या हो रहा था हमारे यहाँ, ये डिप्टी कमिश्नर वाले वाकये से पहले बच्चे की एक ही दौड़ थी कि नंबर 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 नंबर। अब नंबर जो है वो क्राइटेरिया में सिर्फ 40% है। 60% जो उसकी वेटेज है वो है कि उसको बोलना भी आता है, उसको डील करना भी आता है कि नहीं, उसका क्लासरूम में टीचर के साथ, बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, इसके भी नंबर है 5 नंबर। इसके अलावा उसकी अटेंडेंस कैसी रही है 9th में 10th में, वो भी देखी जाएगी। क्या उसने डिबेट में, स्पीचेस में कोई किया है, नहीं किया, स्पोर्ट्स में उसमें कोई पार्टिसिपेशन है उसकी, नहीं है। तो आपको अब मल्टी टैलेंटेड बनना होगा, मल्टीटास्किंग बनना होगा, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की तरफ जाना होगा। आपको सिर्फ नंबर नहीं लेने। मैं खुद इस चीज़ के हमेशा से बड़ा खिलाफ रहा हूँ कि सिर्फ नंबर नंबर नंबर, ये कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हर साल 90+ नंबर लेते हैं, लेकिन वो उनके 6 साल बाद देखें कहाँ खड़े हैं, कहीं नजर ही नहीं आते हमें सोसाइटी में। कहाँ है हमारे टॉपर सारे? हमें दिखाएं सोसाइटी में किस टॉपर ने 6 साल बाद नाम बनाया मार्केट में अपना, कहीं भी नहीं। हम सिर्फ नंबर गेम के पीछे अगर बच्चे को दौड़ाएंगे तो बच्चा फेल होगा, वो मायूस होगा, क्योंकि जब उसको उसे लगता है कि नंबर ही सब कुछ है, इन द लार्जर, हाँ, उसे लगता है नंबर ही सब कुछ है, लेकिन जब उसको फेलियर होता है तो वो बेचारा डिप्रेशन में भी जाता है, टेंशन में भी जाता है। प्रेशर और एक एक्सपेक्टेशंस जब आप बच्चे के ऊपर डाल देते हैं तो आई थिंक बहुत गलत हो जाता है, उनको बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जाए थे। आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन के हवाले से था। कोशिश रहे कि डिफरेंट इश्यूज जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करते हैं उनके बारे में बात करें, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर का इस साल रिजल्ट रहा उसके हवाले से बातचीत की। आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानते हैं रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट ली जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 10 रुपये फी किलो महंगा हुआ है।
₹387 फी किलो बिकने वाला ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ₹397 फी किलो पे पहुंच गया है। अंडे फार्मी मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं और आज मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह ₹263 दर्जन के ऊपर है। दोनों यानी कि अगर सस्ते प्रोटीन की बात करें तो आम आदमी की पहुंच से दूर है और ख़ासतौर पर शादियों का सीज़न है तो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की खपत जो है उसके अंदर ज़ायद इजाफा जो दिन ब दिन हो रहा है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, जिस बिना के ऊपर कीमतें मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 400 से भी ऊपर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और अंडे फार्मी गर्म अंडे जो हैं वो सर्दियों की एक सौगात है, जिस बिना के ऊपर इनकी कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कीमत कम वेश 300 को भी छूती दिखाई दे रही है। सब्जियों के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आलू का छिलका ₹2 सस्ता हुआ है, 80 से 78 रुपये आया है। प्याज ₹5 सस्ता हुआ है, 190 से 185। टमाटर ₹10 सस्ते हुए हैं, 180 से 170। लहसुन चाइना ₹10 महंगे हुए हैं, 290 से 300 रुपये। लहसुन देसी सफेद ₹10 किलो महंगे हुए हैं, 230 से 240। सब्ज मिर्च ₹25 किलो सस्ती हुई है, 150 से 125। आगे बंद गोभी ₹5 महंगी हुई है, 50 से 55। करेला ₹5 महंगा हुआ, 50 से 55। मटर सब ₹10 किलो महंगे हुए हैं, 165 से 175। टींडा ₹5 महंगा हुआ है, 175 रुपये से 180। फलियां बरीक ₹10 महंगी हुई हैं, 65 से 75 रुपये किलो हुई हैं। तो वो कमोडिटी जैसे प्याज है, टमाटर है, इसकी कीमतें नीचे आज दिखाई दे रही हैं। आलू सस्ता हुआ, लेकिन सब्जियां जो पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनकी कीमतें ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। और मौसम सरमा के आमद के साथ साथ ही जो ख़ास तौर पर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर सब्जियां हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के तहत महंगी होंगी, क्योंकि मौसमियाती सब्जियों का मौसम जो गुजरता जा रहा है। और आगे फलों के ऊपर नजर दौड़ाएं, सेब काला कुल्लू 240 पे है, सेब सफेद 120 पे है, केला 100 रुपये दर्जन है, 102 रुपये दर्जन। अंगूर टॉफी 320 पे है, अनार कंधारी 330 पे, अनार बेदाना 480 रुपये किलो है, मौसमी 108 पे है, फ्रूट और माल्टा 86, जबकि अमरूद 80 रुपये किलो के ऊपर बरकरार। तो फल मुकम्मल तौर पर आज दूसरे दिन भी ऐसे काम का शिकार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी आप मार्केट में खरीदारी करनी चाहते हैं तो ख्याल रखा करें इस बात का कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है या कहीं पर भी आपको आपका नॉलेज या किस तरह से आपको मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है तो लाजमी तौर पे वहाँ से खरीदारी मत करें। आपको लगता है कि आपको ओवरचार्ज करें, फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हो सकता है कि कोई चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए अफोर्ड करना इशू ना हो, बट बहुत सारे इस तरह के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमेशा देखें, आपको लगता है कोई ओवरचार्ज करे, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगे हुए, उनको रिपोर्ट करें, वहाँ से खरीदारी बिल्कुल मत करें कोई ओवरचार्ज। अगर आपको प्राइस लिस्ट के बारे में नहीं पता, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट के थ्रू आपको इन्फॉर्म रखा जाए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ प्रोग्राम के। और ऑफ कोर्स अगर हम डिफरेंट इश्यूज की बात करते हैं तो हेल्थ आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, और शायद हम डिफरेंट चीज़ों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते अपनी हेल्थ को। बट आज के इस नेक्स्ट सेक्शन में प्रोग्राम के कोशिशों की हेल्थ के हवाले से बात करें, स्पेशली स्मोक का क्या इम्पैक्ट है करंटली, ब्रीदिंग इश्यूज, जो कि आई थिंक अगर आप फैसलाबाद शहर में रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, जब से स्मोक ज़्यादा हुई है तो आप ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आपको एक्सपीरियंस हो रही है। डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, उसके हवाले से ऑफ कोर्स ये डिफ़र करता है कि कितना आपको इशू हो रहा होगा। बट हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो लोग जो कि मोटर बाइक पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो लोग जो कि ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, स्मोक से ज़्यादा वक्त एक्सपोज्ड रहते हैं, किसी भी तरह का मास्क इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए ये इशूज़ ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम आंखों के हवाले से भी बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर, ब्रीदिंग इशूज़ के हवाले से आंखों पर स्मोक का क्या इम्पैक्ट होता है, तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आज के हमारे डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले डॉक्टर आमिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर एजाज लक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी डॉक्टर, स्मोक का इम्पैक्ट हर शख्स पर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन एज क्या है, आपकी ओवरऑल पहले से क्या हेल्थ है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है स्मोक से? बेसिकली तो ज़्यादा खतरे में वो लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी या सांस की बीमारियां हैं, जैसे दमे के मरीज़ हो गए या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हो गए, क्योंकि इसमें ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं। बेसिकली स्मोक क्या है? स्मोक जो है धुंध का और धुएं की एक मिक्सचर है, अमेजिश है।
इसमें पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है, ग्राउंड लेवल ओजोन आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। ये जो हमारे सांस के जो मरीज होते हैं जिनको दमे की शिकायत है या जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जो कि आम साफ हवा में भी जिनको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जब वो इन पोल्यूटेड एरियाज में होंगे जहाँ पे ये सारे पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं हवा में और वो इसको एक्सपोज होंगे तो उनकी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। सो फेफड़ों के अमराज में मुब्तला लोग जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे हैं, बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। जो इसमें ये भी स्टडीज़ ने शो किया है कि ये जब हैवीली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है उसमें जो हार्ट की बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं निस्बतन, स्ट्रोक के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जैसे साइनसेस हो गए, गला हो गया, इन सब में भी ये जाहिर है पहला इम्पैक्ट जो होता है जब भी हम सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक के ज़रिए हमारी सांस की नालियों में जाता है, तो जो जो सारे पैसेजेस हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वहाँ पे मसला स्मोक इतनी खतरनाक क्यों है? क्या फैक्टर्स हैं या क्या मौजूद है जिसकी वजह से हमारे, चाहे वो हम लंग्स की बात करते हैं, ओवरऑल ब्रीदिंग की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, इनफैक्ट स्मोक में जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, बेसिकली ये जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं जो कि आपके ऑटोमोबाइल फ्यूम्स जो हैं उसमें या बाकी जो जैसे भट्टे हैं या कोई और चीज़ें जो स्मोक इमिट कर रही हैं चीज़ें, वो पार्टिकुलेट मैटर जो है हवा में जो धुंध है उसके साथ मिल जाता है। साथ में ये गैसेज हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सारे के सारे आपस में धुंध के साथ जब एक अमेज़ा बन जाता है तो वो स्मोक है। बेसिकली ये टर्म कॉइन हुई थी 19वीं सदी के अवाइल में लंदन में। वहाँ पे ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, धुंध होती है सर्दियों के मौसम में, और सर्दी की वजह से वो कोल बर्न करते थे हीट जनरेट करने के लिए, तो वो जो कोल के फ्यूम्स है वो सारे इस मिस्ट के साथ मिल के तो एक थिक सा मिक्सचर बना देते हैं, तो वो उसको जो है फॉग और जो है इसके स्मोक के मिक्सचर को स्मॉग उन्होंने कहा। तो अब इसमें ऑटोमोबाइल फ्यूम्स भी हो गए हैं, अपना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बाकी जो आपके एग्जॉस्ट के धुएं हैं, इंडस्ट्रीज के धुएं हैं, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ मुख्तलिफ आपस में केमिकल्स कंबाइन करते हैं वो जनरेट करते हैं जो कि हार्मफुल हैं सांस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बिल्कुल डॉक्टर, अगर आप स्मोक का इम्पैक्ट हमारी आंखों के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करें। जैसे सर ने बताया कि स्मोक में पार्टिकल भी हैं, स्मोक भी है, डस्ट भी है और डेफिनेटली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, हर चीज़ होगी। तो आई जो है, हमने चूंकि एनवायरनमेंट को देखना है, चीज़ों को देखना है, ड्राइव करना है, चलते फिरते आईज तो हमारी ओपन है। जो माउथ और नोज है इस सिस्टम को तो हम बाज़ का मास्क लगा के किसी हद तक प्रोटेक्शन ले लेते हैं। आपकी आईज एक्सपोज हैं तो जो भी इसमें पार्टिकुलेट मैटर है या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आई को लाजमी पड़ती हैं। और जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, अगर बाइक पे हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ें आएंगी। तो हमने देखा कि जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो लोग एक्सपोज हैं उनको एक एडेड इसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आई में जो पेशेंट एलर्जी के पेशेंट हैं, यूवेटिस के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी कोई ऐसी डिजीज़ है कंजक्टिवा की, आई की एक्सपोज पार्ट की, तो उनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नूरुल हक बात कर रहा हूँ फैजाबाद से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है फैसलाबाद है, तो इसमें जितनी भी फैक्ट्री है तो इसमें जो धुआं खारिज करते हैं, जो आलूदा पानी, पोल्यूशन, ये सारा कुछ इंडस्ट्री में निकलता है, तो क्या इसमें हमारी हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, मैं ये जानना भी चाहता हूँ। और
जो काम कई जगह कर रहे होते हैं तो हमारी ये पोल्यूशन के बायस ये जो स्मोक करती है इसमें काफी हद तक कमी आ सकती थी। हम हर साल इसी न्यूज चैनल में बैठ के हम ये कह रहे होते हैं कि स्मोक आ गई है, बीमारियां आ गई है, तो क्या इसकी रोकथाम नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से हम पहले स्मोक के हवाले से बात करते हैं, हमारे कॉलर का कहना था कि जो फैसलाबाद शहर में मिल्स मौजूद हैं डिफरेंट, वहाँ पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता चीज़ों को। आई डू फील लाइक ये सवाल इंतज़ामिया की तरफ बेटर डायरेक्टेड होगा और बेहतर तरीके से उसे वो आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप ब्रीफली अगर इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे, क्या शहरी अपने हिसाब से कोई इकदाम कर सकते हैं? जी, ऐसे है कि इन्वायरमेंटल लॉज तो मौजूद हैं और वो एजेंसीज भी मौजूद हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक उसका पैमाना होता है एयर क्वालिटी को मेजर करने का, वो भी मेजर होती है जो कि हैजर्डस है इस वक्त, मतलब डेंजरस लेवल को टच कर रहा है। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो हम ये कहते हैं कि 100 और 150 के दरमियान सेंसिटिव ग्रुप्स को अफेक्ट करती है, लेकिन जब ये 150 से ऊपर जाती है तो फिर ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को, जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेजर किया जाता है। इस वक्त जो है फैसलाबाद में मैं देख रहा था 196 को टच कर रही है एवरेज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, विच इज़ हैजर्डस। तो उसमें ये है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने देखना है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो सड़कों के ऊपर ना आएँ, जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं वो ना आएँ, जो जैसे ये भट्टे हैं या दूसरे हैं जो धुआं छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करने हैं। लेकिन जहाँ तक शहरियों का ताल्लुक है वो क्या कर सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ कि उसमें ये है कि एक तो ये है कि जो आउटडोर एक्सरसाइज है हैवीली पोल्यूटेड एरियाज में वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उससे आप सारी चीज़ें इनहेल करेंगे, वो आपका सांस खराब करेंगे। और ज़्यादा अरसे के लिए जो पोल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, गैर ज़रूरी तौर पे वहाँ ना जाएं। अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, वो आप बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर लेता है, ठीक है। और जो है बाकी जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, खिड़कियों को आप बंद रख सकते हैं ताकि वो आपके घर के अंदर वो डस्ट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कम आएँ। बाकी एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं कुछ जगह पे, अक्सर तो वो अवेलेबल नहीं होते, जो हवा की क्वालिटी को इंडोर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। घरों के अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि जो अंगीठियाँ जैसे हैं इनका अब सर्दियों में लोगों ने इस्तेमाल करना है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होती है, वो सेफ़ नहीं है हीटिंग के लिए, जो है वो सेफ़ नहीं है। कोयले को इंडोर जलाना जो है वो ठीक नहीं है, वो ख़तरनाक है। ओपन एयर में ठीक है, आप जो अंगीठी जल रही है तो ठीक है, ऑक्सीजन भी मौजूद है वहाँ पे। लेकिन कुछ शहरी ये गलती ये करते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो अंगीठियाँ जला के इंडोर रख के वैसे ही सो गए, तो कई दफ़ा उनको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अंगीठी जलानी है तो वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आउटडोर है, जहाँ पे हवा आ रही है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप ब्रीफली इस पर कमेंट करना चाहें, 2017 से पहले तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट काफ़ी इशू नहीं था ये, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि हर साल ये मजीद स्मोक का इशू बढ़ता गया। इसके पीछे कोई खास वजह? इसकी देखें ना कि हमारी इसमें पब्लिक का और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, हम खुद भी इसके सारे लोग जिम्मेदार हैं। आप देख लें कि व्हीकल्स का कितना इनपुट हो गया हमारे मुल्क में। मैंने और सर ने भी कुछ मुल्क ऐसे देखे होंगे कि जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर साइकिल्स पे हैं, वो बहुत कम गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ आप देख लें, आप किसी रोड पे जाएं तो एट ए टाइम कोई 15, 20 या 30 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सारी स्टार्ट खड़ी हैं और एसी चले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इतना ज़्यादा हम खुद भी इस सिस्टम को पोल्यूट कर रहे हैं। एक तो जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये वो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए चीज़ों को किया हुआ है, तो दूसरा हम लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं एक पब्लिक इशू का एक हमेशा बात करता होता हूँ आई के हवाले से। मैं कहता हूँ कि अगर किसी बंदे को ग्लासेस लगे हैं तो वो ज़रूर लगाने चाहिए, कि देखना किसी हद तक वो एक प्रोटेक्टिव आपके पास मैयर है, एक बैरियर है, एक चीज़
कि आपको आने वाली चीज़, हवा, चीज़ें कम लगेंगी ना डायरेक्टली आई के हवाले से, क्योंकि आई पे तो मास्क नहीं पहन सकते ना, आपने चलना भी है, आपने बाइक चलानी है, तो हेलमेट तो चलें ठीक है किसी हद तक। तो आई के हवाले से मैंने कुछ ऑप्टिशियंस को भी मशवरा दिया, उन्होंने बनाने भी शुरू कर दिए हैं कि क्लोज चैम्बर ग्लासेस बना दें, कि वो ऐसे साइडों पे आपको आई को हवा नहीं चाहिए, नाक को तो हवा चाहिए, सांस लेने के लिए माउथ भी चाहिए, तो वो क्लोज चैम्बर जो है ना ग्लासेस बनाए। तो एलर्जी वाले पेशेंट को तो मस्ट है। इसी तरह जो आज का रिवाज है कि जिसमें किसी हद तक सारे हम लोग शामिल हैं कि जी ऐनक उतारनी है, ऐनक उतारनी, तो आई ऑलवेज टेल के ऐनक क्यों उतारनी है? एक आपके पास कुदरत ने एक चीज़ आपको दी है कि ये आपको हवा से, पोल्यूशन से एंड रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ स्मोक से आपको बचा रही, तो वाई यू आर रिमूविंग दिस फिल्टर। अच्छा डॉक्टर, आंखों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, स्मोक किस तरह से आंखों को डैमेज करती है? देखें ये सामने पड़ रही है ना, ये आपकी जो झिल्ली है, जो कंजक्टिवा कान चल भी रहे हैं तो ये पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये आई तो आपकी हर वक्त एक्सपोज है, ये एक ऐसा मतलब ऑर्गन है कि अब देखें ना कि मास्क तो लगा लिया इधर, आई भी तो एक्सपोज है ना। अगर यूजुअल डस्ट से जिस तरह हमारी आंखें बिल्ट इन हमें बचाती हैं और हमारी जो आई लैशेज, एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट हमारी नेचुरली एक इनबिल्ट एबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, ये जो लैशेज हैं ये आने वाली चीजों को, डस्ट को किसी हद तक रोकते हैं, क्योंकि बंदा इनवॉलंटरी ब्लिंक कर लेता है, बंदे की मर्जी नहीं होती, लेकिन उससे पहले सिस्टम चल रहा है, वो आंख को ब्लिंक कर लेता है आने वाली चीज को। आप ऐसे उंगली करें तो आंख बंद हो जाती है फौरन ही। तो इसी तरह लैशेज काफी हद तक डस्ट को वो फिल्टर करते हैं। इसी तरह जो टीयर्स हैं वो धोते रहते हैं, अगर टीयर्स पे हमें 2-3 घंटे बोलना पड़े तो हम बोल सकते हैं। रोने के जो टीयर्स हैं उनकी और केमिस्ट्री है, जो डस्ट पड़ जाती है उनको धोने वाले टीयर्स की और केमिस्ट्री है, और जो हंसी वाले टीयर्स हैं उनकी और केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें कुदरत ने बनाई हैं। अगर टीयर्स हैं तो ये जो हमारे वाइपर है ना, इनको लेड्स को मैं वाइपर कहता हूँ कि आपके कार्निया को और आपकी डेब्रीज को धोते रहते हैं। अगर आपने कार्निया के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया है, या लेजर लगा दी, या अपनी तरफ से कोई और चीज डाल दी है, तो वो जो आपके वाइपर्स हैं जो है शीशे को साफ करने वाले, वो तो इंटरफियर होंगे ना, और उनको लुब्रिकेशन पूरी नहीं जा रही, उनको पूरे टीयर्स नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली। और इसी तरह जो जैसे सर ने बताया कि वो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, आंख में चले गए, तो ये कार्निया को स्क्रैचेस करेंगे, पड़े हुए हैं ना किसी हद तक। आप माइक्रोस्कोपिकली देखें ना तो वो नजर आते हैं कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल। आप ऊपर से रब कर दें, लेड को ऊपर मूव करें तो आपके कार्निया पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और कार्निया जो है ये एवास्कुलर है, तो जो स्क्रैचेस पड़ गए वो समझे पड़ गए, वो हमेशा के लिए आपकी नजर कमजोर हो सकती है। अच्छा, यानी कि ये इरिवर्सिबल डैमेज? यस, कार्निया का इरिवर्सिबल डैमेज है, ये हील नहीं होता। डॉक्टर, ओवरऑल क्या फेस मास्क अगर इस्तेमाल किया जाए मोटर बाइक पे या ओवरऑल अगर आप वॉक कर रहे हैं तो कितना इफेक्टिव रहेगा स्मोक के अगेंस्ट? देखिए, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको तो वो फिल्टर करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके नॉर्मल यूजली काफ़ी सारी चीज़ों से आपको ये बचा लेता है। आपको ये डस्ट पार्टिकल से बचाता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनसे बचा लेता है। फिर उसके बाद ये है कि बहुत सारे वायरसेस से आपको बचा लेता है। जैसे आजकल जो है वो फ्लू बड़ा कॉमन होता है, तो जो लोग मास्क पहन रहे हैं उन्होंने देखा ये है कि स्टडीज़ हैं, अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपको सर्जिकल मास्क जो है हमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। उसमें पहनना चाहिए ख़ासतौर पे पोल्यूटेड एरियाज़ में, क्योंकि आपने जब हम किसी हैवीली पोल्यूटेड एरिया में वॉक करते हैं तो दो चीज़ें हम फील करते हैं। एक जो कार्बन एमिशन है उसकी वजह से ऐसे महसूस होता है जैसे आंखें जल रही हैं, और हमारे हलक में भी वो महसूस होता है कि खराश पड़ रही है, सांस लेने से मसला ख़राब हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक तो वो ठंडी हवा अंदर नहीं जाती जो एकदम से जाती है, ह्यूमिडिफाई होके जाती है, तो वो हेल्पफुल है ख़ास तौर पे हैवीली पोल्यूटेड एरियाज़ में जाने के लिए। अच्छा डॉक्टर, घरों के अंदर भी कुछ डिवाइसेस अब इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, एयर प्योरीफायर जो। जी बिल्कुल, और उनका क्या पर्पस है और क्या वो उनमें भी फिल्टर्स लगे हुए हैं, हेपा फिल्टर भी है, दूसरे कोल फिल्टर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो कि हवा को कंटिन्यूसली प्योरीफाई करते रहते हैं। अच्छा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगी इस पर बात करें कि क्या अब ज़रूरत है, क्या घरों में होने चाहिए, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम
वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की स्मोक के हवाले से, बट एट द एंड आई डू फील लाइक इसमें इंतज़ामिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तक क्यों इस इशू को निगलेक्ट किया गया है इतने वक्त से और क्यों अभी तक हम इसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं? आने वाले वक्त में कितना डेंजरस हो सकता है स्पेशली बच्चों के लिए जिनके लिए एक नॉर्मल बात है स्मोक का होना? लेकिन बच्चों में भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाती हैं, सांस की बीमारियां, क्योंकि बच्चे अमूमन बाहर फिरते रहते हैं, हर चीज़ को एक्सपोज होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाएगा। ये है कि यूजुअली अब हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जितने भी एडल्ट्स हैं और बच्चे हैं, ख़ासतौर पे बच्चे और बूढ़े, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी वैक्सीन्स जो हैं, एनुअल वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन जैसे है जो हर साल लगती है, वो लगवाएं, क्योंकि इससे ये है कि किसी हद तक फ्लू से बचाव हो जाता है और दूसरी इलनेसेस से हो जाता है। ऐसे निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वो जो ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं या कंप्रोमाइज्ड हैं किसी वजह से, वो डायबिटिक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, जिन लोगों को, उनमें जो भी कंप्रोमाइज्ड लोग हैं उनमें हम रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि कुछ इन्फेक्शन से बच सकें। बाकी तो प्रिवेंशन ही है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोल्यूटेड एरियाज को अवॉइड करना है, या अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहनना है। इंडोर जो चीज़ें हैं वो इंडोर पोल्यूशन को अवॉइड करना, जैसे कुकिंग स्टोव्स हो गए, अंगीठियाँ हो गई। सर्दियों के मौसम में हम लोग यही जो हीटर चलाया जाता है उसको, हीटर जो है, मैं अब ज़ाहिर है कोयले से तो काफ़ी सेफ है, लेकिन जो आपका जो गैस हीटर है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है बर्निंग के साथ, बाकी गैसेस भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अंगीठियों से रिलेटिवली बेहतर है। और इलेक्ट्रिक हीटर रिलेटिवली उससे बेहतर है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से उससे बेहतर है गैस हीटर से, क्योंकि गैस हीटर जो है वो आपकी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है कमरे में। डॉक्टर, आंखों के हवाले से क्या कोई इस तरह के ड्रॉप्स मौजूद हैं या सूदिंग के लिए, स्पेशली बिकॉज आपकी इरिटेट हो जाती है आंखें, आप बाहर से अंदर जा रहे हैं या आपने ज़्यादा वक्त मोटर बाइक पे या किस तरह ट्रैवल करते हो गुजारा, तो फौरी तौर पे आपको एक बड़ी इरिटेटिंग सी फीलिंग हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ड्रॉप्स कई किस्म के हैं, जिस तरह ओरल मेडिसिन है ना एलर्जी की, और उस तरह के ड्रॉप्स भी टॉपिकल हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि टॉपिकल ड्रॉप जो जस्ट डालने होते हैं एलर्जी के लिए, वो फौरी तौर पे, जिनको हम मेडिकली कहते हैं कि मास सेल स्टेबलाइजर्स हैं ये वो, तो जितनी वो इस तरह के एलिमेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं एलर्जी में, या इन चीज़ों के जो ये चीज़ें जो पार्टिकल की वजह से इंड्यूस हो रही हैं, तो टॉपिकल ड्रॉप बड़े अच्छे हैं। और जो टॉपिकल ड्रॉप जो हैं जो आंखों में हम डालते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है जिस्म में, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट है। अगर कोई होती भी है, बहुत कम होती है, तो उसकी हम एक प्रिवेंशन बताते हैं कि ये पंक्टा है ना, इसको 2 मिनट के लिए बंद कर लें ड्रॉप डालने के बाद, फिर वो ड्रग जो है आपके सिस्टम में जाती ही नहीं है। तो इसलिए एलर्जी के ड्रॉप्स और इस तरह की अगर कुछ हो गया, इन्फेक्शन है, कोई जो एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप, वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह जो जिन लोगों को टीएस डेफिशिएंट है, जैसे मैंने बताया कि टीएस की बड़ी टाइप्स हैं और बड़े उनके फायदे हैं, उनमें बड़ी चीज़ें हैं, तो टीयर की एनालिसिस की गई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, एंटीबॉडीज़ भी हैं, बैक्टीरियोस्टेटक भी हैं, बहुत सारे माइक्रो चीज़ें मौजूद हैं जो आँख को प्रोटेक्ट करती रहती हैं। तो इसी तरह वो आर्टिफिशियल टीयर्स भी और मेडिसिन बन गई हैं कि वो आप डाल लें। तो ये अच्छा है कि जिस बंदे को एलर्जी है, वो ससेप्टिबल है कि उसको बार बार आई की एलर्जी हो रही है, तो वो ड्रॉप डालें तो उसको कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है, तो वो डाल लें आके। तो हम बल्कि जो एलर्जी के पेशेंट उनको परमानेंटली हम डालते रहते हैं। और इस तरह के मौसम में, जिस तरह स्मोक है या इस तरह की डस्ट के मौसम में, या बाज़ का वो वीट थ्रेशनिंग के सीज़न में लोगों को ज़्यादा होता है अस्थमा भी और आई की एलर्जी भी, उनको भी हम कहते हैं कि इस दौरान अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं तो इस दौरान आप ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लें, तो जब ठीक हो जाएं तो फिर ज़रा कम कर लें। तो जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छी चीज़ हमने सोची है, और मैं कहता हूँ सोचना ही साइंस है, तो वो क्लोज चैम्बर ग्लासेस कि इस तरह के हों कि इर्द गिर्द से कोई चीज़ ना पड़े
और आप देख भी रहे हो। अगर नंबर वाले हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नंबर वाले नहीं है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि हर पाकिस्तानी को अगर ऐनक लगती है तो लगानी चाहिए, नहीं लगती तो सन ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए। अगर वो क्लोज चैम्बर हो जाए बड़े खूबसूरत से तो वो और ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर आप से ब्रेक में जाने से पहले मैं पूछ रही थी घरों में प्योरीफायर रखने के हवाले से, क्या वो एक फिजिबल ऑप्शन है स्मोक के अगेंस्ट? यस, इट इज़ अ फिजिबल ऑप्शन। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ें, वो एयर क्वालिटी को क्लोज स्पेसेस में बेहतर करते हैं, फिल्टर करते रहते हैं ना कंटिन्यूसली जो एयर है उसको, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो जो पोल्यूटेंट्स है उसको ट्रैप कर लेते हैं और कुछ अर्से बाद आप उन फिल्टर्स को, जैसे एयर कंडीशन के फिल्टर्स को आप वॉश करते हैं या साफ़ करते हैं, वो साफ़ करते हैं या रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो वो किया जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं। एंड अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से कितना एक्सपेंसिव है? मेरा ख्याल है एवरेज जो है वो 25,000 के करीब है, शायद 25-30 हज़ार का, शायद ज़्यादा महंगा हो गया। अब डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है, वो आपके रूम के मुताबिक होता है, साइज़ के मुताबिक, तो वो सिर्फ उसी एरिया को प्योरीफाई कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक। मेरा एक सवाल है प्रोफेसर साहब से कि ये जो मास्क है, ये जो फिल्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, तो जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या और इस तरह की गैसेज हैं, तो ज़हर है मौसम में से तो वो गुजरेंगी, और तो फिल्टर के लिए उनका क्या है? नहीं, उसमें यही है ना, जो हमारी जो स्मॉग का प्रॉब्लम है उसमें एक बड़ा कंपोनेंट पार्टिकुलेट मैटर का जी जी। गैसेस तो ऑब्वियसली फिल्टर नहीं हो सकती, गैसेस तो उनके लिए हमें प्रिवेंशन ही करनी है, उसके लिए तो प्रिवेंशन करनी है, लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, और छोटे मोटे कुछ जो हाई ग्रेड जो अपना मास्क होते हैं वो मुख्तलिफ पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर आउट करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने माइक्रोन के वो फिल्टर आउट करते हैं पार्टिकल्स को। इवन वायरसेस को भी तो फिल्टर करते हैं। जब हम ये हाई परफॉर्मेंस मास्क जो यूज़ कर रहे थे कोविड के पीरियड में, या अभी भी हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, तो फिल्टर आउट तो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गैसेस को नहीं कर सकते। क्या ओवरऑल स्किन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट होती है स्मोक से? एंड मैं चाहती थी ये डिस्कस करें, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो आपकी इजाज़त हो गई, छोटे सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से, डिफरेंट ब्रीदिंग इश्यूज जो कि आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। डॉक्टर, ब्रेक में जाने से बिल्कुल पहले मैं पूछना चाह रही थी आपसे स्मोक के हवाले से एंड ओवरऑल, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी, उस एलर्जीज जो हैं वो तो हो सकती हैं उसके साथ, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो इरिटेंट है, और ज़्यादा अरसा एक्सपोजर से जो है स्किन कंडीशन जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो एग्रीवेट हो सकते हैं। तो बाकी जहाँ तक हेयर का ताल्लुक है उसमें तो बालों के साथ तो मेरा ख्याल उसका कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। स्किन एलर्जीज़ को ज़रा इंक्रीज का ज़िम्मा है या दूसरी चीज़ें, वहाँ पे कुछ एग्रीवेशन हो सकती है। क्या आईसाइट कमज़ोर भी हो सकती है स्मोक की वजह से, या ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स मौजूद हैं? डेफिनेटली। देखें, कार्निया जो है ना, सामने वाला हमारा जो शीशा है, इसकी पावर है 44-43 डायप्टर्स, आँख की टोटल पावर है 58 या 59 डायप्टर्स, तो उसमें ज़्यादा रोल कार्निया का है, तो इसीलिए हम कार्निया को डी शेप करके ऐनक उतारते हैं, सारा कुछ करते हैं। और कार्निया का जैसे मैंने बताया कि इसमें ब्लड वेसल नहीं है, तो प्रोफेसर साहब को पता है कि जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू, तो कार्निया में तो ब्लड है नहीं, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ये ऑक्सीजन लेता है हवा से, टीयर से और पीछे एक्वस से, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और ये वो चीज़ है, अगर इस पर कोई ट्रामा हो जाए तो ना इसका बेचारी का हीलिंग है ना कुछ है। और ये पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये अगर इस पर पड़ जाता है और आपको लेड को ज़रा फोर्सफुली रब कर दे, और ऐसे जैसे स्क्रैचेस आ जाएं किसी शीशे पे, तो वो तो शायद दूसरे शीशे तो कोई साफ हो जाते होंगे, ये नहीं साफ होगा, क्योंकि इसकी हीलिंग बेचारे की ये वास्कुलर है, इसको बचाना ही है। और ये पार्टिकल या फॉरेन बॉडी या इस तरह का कोई ट्रामा हो जाता है तो इससे डेफिनेटली नज़र पे इफेक्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए हम एडवाइस ये करते हैं बच्चों को स्पेशली कि उनको सिरिंजेस नहीं देनी, बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। हमने कई देखे हैं कि बच्चा पड़ा है और वो आँख उसकी उस पर किसी मुर्गी ने या मुर्गे ने चूंच मार दी, या बच्चे खेल रहे हैं खाली सिरिंज से तो वो पानी भर के खेलते हैं, वो सिरिंज जो है मिसाइल की तरह आँख में लगे। यानी आँख का ट्रामा जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ या आँख है या आँख नहीं है, दरमियान में बहुत कम फासला है। तो इसलिए स्मोक से या पार्टिकल से या ट्रामा से आँख पे इफेक्ट आ जाए तो नज़र डेफिनेटली डाउन चली जाएगी। यानी ज़्यादा पार्ट तो नज़र देखने में कार्निया का है, तो कार्निया पे इफेक्ट आ जाए तो नज़र डाउन। डॉक्टर, डिफरेंट एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें, स्पेशली 45 प्लस 40 प्लस, क्या वो ज़्यादा एट रिस्क है? जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे आपके जो रिजर्व्स हैं ऑर्गन्स के थोड़े से निस्बतन कम हो जाते हैं। 40s में तो नहीं मैं कहूँगा, जो है 50s 60s के करीब जाके जो है ना ये एक ससेप्टेबल ग्रुप बन जाता है, जिसको अगर कोई लंग की इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए तो उनकी ज़िंदगी एट रिस्क चली जाती है। तो इसलिए ये जो अबव 50 हम रिकमेंड यही कहते हैं, बल्कि अब तो हम अक्रॉस द बोर्ड रिकमेंड करते हैं। फ्लू की वैक्सीन जो है वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो रिकमेंड करती हैं कि हर एज ग्रुप को आप वैक्सीनेट करें, निमोनिया वाली भी ऐसे, लेकिन ख़ास तौर पे जो ससेप्टेबल ग्रुप्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल किसी को दिल की तकलीफ़ है, कोई डायबिटिक है, क्रॉनिक इलनेसेस हैं, एस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इन सारी कंडीशंस में हम यही रिकमेंड करते हैं कि इनकी वैक्सीनेशंस अप टू डेट होनी चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन से बच सकें। एंड जहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्थ की बात करते हैं, आंखें इम्पैक्ट होती हैं, लंग्स इम्पैक्ट होते हैं, और कौन से डॉक्टर अगर आप बताना चाहें ऑर्गन्स हमारे इम्पैक्ट होते हैं? एज के साथ तो ज़ाहिर है, एक हमारी वर्कशॉप थी तो उस पर काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि एज के साथ हर चीज़ कम होती है, नज़र कम होगी, एनर्जी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो बल्कि बंदे का सर को भी पता है कि बंदे की हाइट भी कम हो जाते हैं, वर्टिब्रे कोलैप्स होंगे, उनके फ्लूइड कम होंगे, बॉडी फ्लूइड कम होंगे, टीयर्स कम होंगे, हर चीज़ कम होगी। तो एक चीज़ ज़्यादा होती है वो कमज़ोरी होती है कि हर चीज़ की कमज़ोरी होगी। तो इसलिए एज के साथ तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स, बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही बीमारियां, वही चीज़ें, वही एंटीजेंस, वही वायरसेस, वही स्मोक जो कुछ एज ग्रुप में हम सह रहे थे या हम जिंदा रह रहे थे, तो जब हम कमज़ोर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वही चीज़ें अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये तो एज तो एक ऐसी चीज़ है कि एक मौत की तरह एक हकीकत है कि एज के साथ चीज़ें, कमज़ोरियाँ, हर चीज़ कम होनी है। अच्छा डॉक्टर, स्मोक का हमने इस लिहाज से तो इम्पैक्ट की बात कर ली, इफेक्ट की बात कर ली है, ब्रीदिंग इश्यूज और डिफरेंट और किस तरह से आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, बट क्या उसके अलावा भी कोई डेंजर्स हो सकते हैं स्मोक के जो अपेरेंट ना हो लेकिन इन द लॉन्ग टर्म हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को या ओवरऑल और फंक्शंस को? नहीं, डायरेक्टली तो यही अफेक्ट करते हैं ना, जो चीज़ें जो जितने इन कॉन्टैक्ट इससे आती है उतनी बैडली अफेक्टेड है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है कि हमारी जो सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं सबसे ज़्यादा बैडली तो वो अफेक्ट होंगे, या आंखें जो सामने से चीज़ों का ब्रंट ले रही हैं। इसके अलावा हाँ, ये स्टडीज़ हैं कि इसमें कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं, सोजिश को बढ़ा देती हैं। जैसे खून की नालियों में वो बढ़ जाती है सोजिश, जिसकी वजह से आपकी शरियानें जो हैं, वेन्स जो आर्टरीज जो हैं वो स्पाज़्म में जा सकती हैं, उससे दिल की तकलीफ लोगों की बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फालिज का अटैक उन्होंने स्टडीज़ में देखा है कि हैवीली पोल्यूटेड मौसम में निस्बतन बढ़ जाता है। बाकी डेफिनेटली ये जितने भी आपके जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो बॉडी में जब एक्टिवेट होंगे तो वो चीज़ों को ख़राब करते हैं जब एक ख़ास हद से बढ़ती है जो चीज़ें ये जो हैं। सर अगर हम सोचें वर्ल्ड लेवल पे कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो हम जो इंसान हैं, जो हम इसमें रह रहे हैं और इसमें रहना चाह रहे हैं, तो कितना ज़्यादा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड
इसमें कितने फैक्टर्स हो रहे हैं और हम इसमें कितने एक्सपोज्ड हैं? नहीं, इसमें तो देखें ना, एनवायरमेंटल क्लैमिटीज तो हम देख रहे हैं, वो तो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि जी ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके सारे इफेक्ट्स ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। कहीं पे ड्राउट हो रहा है, कहीं पे फ्लडिंग हो रही है, कहीं पे और चीज़ें। अब ये जो हमारी जो एमिशंस हैं इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो भी कमज़ोर होती है। वो कमज़ोर होती है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह है, बाकी चीज़ों के लिए नुकसानदेह है। तो ये तो सारे कैस्केड को ओवरऑल सारी दुनिया इसके ऊपर अवेयर है और पीपल आर वर्किंग ऑन इट। मे बी हम इसको, अगर हमें इस प्लेनेट पे ज़्यादा देर रहना है तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी होगी और इसकी इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करना होगा ताकि हम वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा देर एंजॉय कर सकें। इसी तरह जैसे सर कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज, ये ज़्यादा हो रही हैं। जो हमारा सेकंड हमारा जीने के लिए पार्टनर था जिसने हमें ऑक्सीजन देनी थी और हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी थी, ये ट्रीज एंड ये वेजिटेबल्स, ये वो, उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम तो चलें पाकिस्तान में रहते हैं। मैंने देखा है कि जब हम छोटे थे तो सड़कों के किनारे बड़े बड़े दरख्त और चीज़ें, अब जो है ये सर चीज़ें काम नहीं हो रही हैं। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बाकी जो है आपकी जो क्रॉप कल्टीवेटिंग एरियाज है वो कम हो रहे हैं, कम कर दिए हैं। आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है और उससे जो है वो इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट पे आएगा। जो आपकी ऑक्सीजन फैक्ट्रीज थी उनको आपने स्मोक फैक्ट्रीज के साथ कन्वर्ट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स ओवर टाइम जब ये इश्यूज को काउंटर नहीं किया जाता तो वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, जो कि हमें स्मोक की शक्ल में इस साल नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि मास्क का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगी, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त स्पेशली अगर बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, कम से कम कोशिश करें कि स्मोक के अंदर गुजारें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।